Assalamu alaikum. Here I am Maria Tahir, DPD final year student from the UHS. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फाइनल ईयर के पेपर करीब आ गए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि जिस तरह आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर शेयर किए थे इस साल के भी शेयर करें, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर एक को दोबारा से कंपाइल करके और फिर साथ साथ शेयर करते जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा ये है कि अब जो मैं तैयारी करूँगी वो साथ साथ मैं ऑनलाइन शेयर करती जाऊँगी, और इसके अलावा जो टॉपिक आप लोग कहेंगे, जूनियर्स कहेंगे, मैं वो भी साथ साथ करती जाऊँगी, उनको भी गाइड करती जाऊँगी। अच्छा, ये जो मैंने टॉपिक कंपाइल किए हैं ये मैंने स्पेसिफ़िकली यूएचएस के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए किए हैं। इसमें हमने सिर्फ पिन पॉइंट वही बातें डिस्कस करनी हैं जो यूएचएस में पूछी जाती हैं। इसमें हमने कोई डिटेल्ड में नहीं जाना। मैंने रिकमेंडेड बुक से सारे टॉपिक उठाए हैं, उनको पढ़ा है और फिर शॉर्ट करके आप लोगों के सामने नोट्स बनाए हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो यूएचएस में एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, एससीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, और हर टॉपिक के एंड पे हम जो यूएचएस में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो। यानी हम उसको सिलेबस से लेकर और पास्ट पेपर क्वेश्चंस तक सारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है PT3 में PT3 से स्टार्ट करते हैं। PT3 के 4 सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है ऑर्थोटिक्स एंड द प्रोस्थेटिक्स। इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा शॉर्ट था और ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने ये शुरू किया था। ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे। सबसे पहले है ऑर्थोटिक्स। अच्छा, पहले चीज़ यह आती है कि ऑर्थोटिक्स एंड द प्रोस्थेटिक्स में फ़र्क क्या होता है। ऑर्थोटिक्स हमारी बॉडी मूवमेंट को असिस्ट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं वो लॉस्ट बॉडी पार्ट की रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं। लॉस्ट बॉडी पार्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी को वास्कुलाइटिस हो जाए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी का पार्ट लॉस हो जाए। डायबिटिक पेशेंट के अक्सर जो है एम्पूटेशंस वगैरह हो जाती हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जो चीज़ यूज़ की जाएगी वो है प्रोस्थेटिक्स। और अगर आपकी कोई इंजरी हो गई है, कोई मसल प्रॉब्लम हो गया है, कहीं की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसको असिस्ट या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाएगी उसको कहेंगे ऑर्थोटिक्स। ऑर्थोटिक्स का ही दूसरा नाम होता है ब्रेस। अब सिम्प्लेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सिम्प्लेंट का मतलब होता है टेम्परेरी ऑर्थोसिस। अच्छा, अब इसके हमारे पास थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि 4000 ईयर्स अगो भी ऑर्थोसिस को यूज़ किया जाता था, लेकिन तब ज़ाहिर है इसकी फॉर्म अलग थी और रिफाइंड फॉर्म में इसको 20th सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है। फिर सिलेबस में था कि आपने ऑर्थोटिक्स का पर्पस बताना है, तो ऑर्थोटिक्स के 3 मेजर पर्पस होते हैं जो मैंने कंपाइल करके लिखे हैं। वैसे तो आप ढूंढने बैठेंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला पर्पस ये है कि लोड को ट्रांसफ़र करता है, पेन को मिनिमाइज़ करता है और फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब ऑर्थोटिक्स को किस प्रिंसिपल पे काम करवाया जाता है या ऑर्थोटिक्स को किस प्रिंसिपल पे बनाया जाता है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है 3 पॉइंट प्रिंसिपल। 3 पॉइंट प्रिंसिपल में हमने जो इंजर्ड एरिया होता है उस पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करवानी होती है, और जो 2 फोर्सेस होती हैं वो एडिशनल काउंटर एक्ट फोर्सेस होती हैं। उसके बाद आते हैं कि अपर लिम्ब के ऑर्थोसिस क्या। अब देखें, ऑर्थोसिस जो है वो अपर लिम्ब के भी हैं, लोअर लिम्ब के भी हैं। अपर लिम्ब के ऑर्थोसिस जो हैं ये फंक्शनल हैंड पोजीशंस के लिए होते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब के ऑर्थोसिस में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, पैसिव ऑर्थोसिस एंड द डायनामिक ऑर्थोसिस। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बहुत है कि लो टेम्परेचर प्लास्टिक के कौन से ऑर्थोसिस होते हैं, वो पैसिव ऑर्थोसिस होते हैं जो लो टेम्परेचर प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास पैसिव ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं वो भी आगे से 3 टाइप्स की होती हैं। पैसिव ऑर्थोटिक डिवाइसेस भी जो अपर लिम्ब की हैं वो आगे से 3 टाइप्स की होती हैं, कॉकअप स्प्लिंट, डॉर्सल स्प्लिंट और एयरप्लेन स्प्लिंट। अच्छा, अब जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं वो बस इसकी इंडिकेशंस ही पूछी जाती हैं, यानी हमने किस कंडीशन में कौन सी ऑर्थोटिक डिवाइस को प्रेस्क्राइब करने हैं। तो कॉकअप स्प्लिंट सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, देखें सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जितनी भी कंडीशन सी से स्टार्ट होंगी रिस्ट से रिलेटेड वो सारी कॉकअप स्प्लिंट में एडवाइस की जाएंगी, जैसे कि कॉलियस फ्रैक्चर में, कार्पल बोन में, सीटीएस में और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में, रिस्ट ड्रॉप में, इन सब में कॉकअप स्प्लिंट एडवाइस की जाती है। उसके बाद फिर आती है डॉर्सल स्प्लिंट, कब एडवाइस की जाती है, ये दूसरी टाइप है। डॉर्सल स्प्लिंट जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो तब एडवाइस की जाती है। और एयरप्लेन स्प्लिंट कब एडवाइस की जाती है, अर्ब्स पल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एसईक्यू भी है और अक्सर वाइवा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्ब्स पल्स में कौन सी स्प्लिंट यूज़ की जाती है, एयरप्लेन स्प्लिंट। उसके बाद फिर आता है डायनामिक डिवाइसेस। डायनामिक डिवाइसेस हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक यहाँ है फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस, दूसरी होती है मोटर ड्राइवन फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस। पहले हम पढ़ते हैं कि फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस कब यूज़ करते हैं। फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस हमने ग्रिपिंग मूवमेंट में
यूज़ करते हैं, यानी जिस पेशेंट की हमारे पास ग्रिप कम हो हमने तब यूज़ करनी होती है, जब एक्टिव फ्लेक्शन कम हो हमने तब यूज़ करनी होती है, और क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट में हमने इसको प्रेस्क्राइब करना होता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप है उसका नाम है मोटर ड्राइवन फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस। मोटर ड्राइवन फ्लेक्सर हिंज ऑर्थोसिस का अभी इतना यूज़ नहीं है, या वाइड स्प्रेड में यूज़ में नहीं आती है, और इसको जो है उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिनकी ग्रेस्पिंग मूवमेंट कम होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SEQ में पूछा जाता है कि फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन अबाउट ऑर्थोसिस क्या है। फिजियोथेरेपी का रोल 3 जगहों पे आता है, प्री ऑर्थोटिक असेसमेंट में, ऑर्थोटिक प्रेस्क्रिप्शन में, और पेशेंट चेकआउट्स में। प्री ऑर्थोटिक असेसमेंट में हमने ये देखना होता है कि जो पेशेंट आया है उसकी रेंज ऑफ मोशन पहले कितनी है, उसके स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, उसमें सेंसिटिविटी लेवल कितना ज़्यादा है, उसका पेन थ्रेशोल्ड कितना है, उसमें फंक्शनल स्टेटस कितना है, उसका डिसेबिलिटी स्टेटस कितना है, उसमें जो डिसेबिलिटी आई है वो परमानेंट है या टेम्प्रेरी है, उसमें चेंजिंग कितने % तक, उसकी इम्प्रूवमेंट कितने % तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ऑर्थोटिक प्रेस्क्रिप्शन में हमने ये देखना होता है कि पेशेंट को कितने लंबे अरसे के लिए चाहिए, कितनी उसकी नीड है, कहाँ तक हमने उसको ऑर्थोसिस अप्लाई करनी है। चेकआउट्स में ये है कि पेशेंट को हमने ऑर्थोटिक प्रेस्क्राइब करने के बाद उसको अच्छी तरह से यूज़ वगैरह सिखाना है, देखना है कि उसको कोई मसल डिस्ट्रॉफी वगैरह तो स्टार्ट नहीं हो गई है, और उसको रेगुलर चेकअप्स के लिए बुलाते रहना है। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है, और जब मैंने UHS के पास पेपर सर्च किए थे तो उसमें मुझे सिर्फ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस के सिर्फ 2 क्वेश्चन मिले। आप सब जानते हैं ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, और अपर लिम्ब ऑर्थोसिस की तो वैसे ही बहुत कम है, लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस की वेटेज फिर ज़्यादा होती है, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी जो UHS क्वेश्चन थे उसमें अपर लिम्ब ऑर्थोसिस के हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एनैमोरेट द स्टैटिक एंड द डायनामिक अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस। ये मैंने आपको बता दिया है। अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस हमारे पास 2 तरह की थी, अपर लिम्ब में पैसिव और डायनामिक ऑर्थोसिस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डाटा शुड यू गैदर बिफोर फॉर्मुलेटिंग द ऑर्थोटिक प्रेस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्री ऑर्थोटिक असेसमेंट में हमने क्या क्या करना है, वही रेंज ऑफ मोशन, सेंसिटिविटी, पेशेंट का लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब कुछ।